आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। नहीं, सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं आज अपन, पहले बोला ना DT करेंगे आज अपन। DT में वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वगैरह करेंगे, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, आपके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद 3 चैप्टर बचे, सुनना ध्यान से। हाँ, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर कोई नहीं आया है तो जीवन का बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका, ठीक है। देखो 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 प्लीज। हाँ, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद एक चैप्टर है आपका डिडक्शंस, एक है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ वेरियस एंटिटीज, और फिर है वो कंपनीज, टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनीज, आखिरी है प्रोसीजरल कंप्लायंस, ठीक है। अभी प्रोसीजरल कंप्लायंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये 3 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या क्या है? वेरियस एंटिटीज, डिडक्शंस और कंपनीज, ये तीनों चैप्टर एक साथ एक लाइन में चलते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आपको किसी एक इंडिविजुअल का, सुन लेना, किसी एक इंडिविजुअल का HUF का कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, है ना। आप डिडक्शंस कितने भी पढ़ लो, कितने भी याद कर लो, जब तक क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं होता है। जैसे सैलरी के प्रोविजंस आप कितने भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तब तक आपको पता नहीं चलता कितने रिलेवेंट है। तो अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, मैं शुरू कर रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज। इसके साथ साथ में जितने डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ में समझाता जाऊंगा आपको। क्या बात समझ में आई? तो ये 2 चैप्टर लाइन इन लाइन आपके चलेंगे, पैरेलली चलेंगे, कि कैसे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा और उसमें कौन कौन से डिडक्शन आपके वैल्यूएबल रहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी आपको क्या करना है, सुनना मेरी बात। मैं जैसे जैसे कराता जा रहा हूं ना, एक अलग जगह पे नोट्स में कुछ नोट्स लिखते जाना। मतलब जैसे एक ये चैप्टर अलग चलता रहेगा, पीछे कहीं पे एक पन्ना खोल के या 2-4 पन्ने छोड़ के कहीं पे एक जगह पे अलग से स्पेसिफिकली क्या लिखने जाना, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड डिडक्शंस। ये तुम हेडिंग डाल के रख लो और इसके लिए कुछ कुछ चीजें आप करते जाना। इसके थ्रू जब आप सीखोगे ना, हम सीधे क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, और ये जब आप सीखोगे ना, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके आता है, और इसी के दम पे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे पढ़ना है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जिस अप्रोच से मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, उस अप्रोच से आपको एग्जाम के बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। मतलब जो हेड्स में पढ़ा चुका हूं और सारी चीजें करा सकता हूं, उसी अप्रोच से अगर आप रिवीजन करोगे ना, और उस अप्रोच के अगर आपने नोट्स बना दिए, तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। तो कुल मिला के आज की क्लास से आप ये भी सीखोगे कि डायरेक्ट टैक्स के पेपर से डील कैसे करना है, डायरेक्ट टैक्स की तैयारी कैसे करनी है। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने संडे को रखी है क्लास की मैं इत्मीनान से पढ़ा पाऊं, ठीक है क्या? तो प्लीज कोई घर जाने की जल्दी नहीं करना, खाना खाना है खिलवा दूंगा, पानी पीना है, जो चाहिए वो सब करवा दूंगा मैं, लेकिन एकदम इत्मीनान से बैठना, क्योंकि हमारा मेन पर्पस आज ये 2 चैप्टर या सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, कुछ सीखना है हमारा काम। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम उसको बेस लेके चल रहे हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? चलिए एक बार खोल लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस इनकम फॉर एंटिटीज। अब अलमस को बुला लो एक बार, नहीं तो फिर क्या होगा कि फिर उसका वो छूट जाएगा, फिर ये अलग एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेगी, एक्स्ट्रा क्लास की भी एक्स्ट्रा क्लास होगी फिर। ये है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर वेरियस एंटिटीज, ठीक है क्या? ये अपन खोल रहे हैं, है ना। आपको ना बुक बहुत पलटानी पड़ेगी, अभी नोटबुक अलग से लेके बैठो। कभी मैं यह करूंगा, कभी डिडक्शंस खुलवाऊंगा, कभी आपको आगे के सैलरी के चैप्टर्स खुलवाऊंगा, क्योंकि सारे चैप्टर मतलब टोटल इनकम हमको कंप्यूट करना सीखना है। तो कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, आइए देखते हैं, ठीक है क्या? इंट्रोडक्शन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे होती है, ऐसे होती है। एक बार मैं बता रहा हूं, प्लीज सेटल हो जाओ, मुंडी डिजट को स्ट्रेट बैठो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैसे होती है ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। कैसे होती है सबसे पहले बताओ, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आप बनाते हो ऐसे यहां पे।
ये मेन नोट्स में ही करना जो करना, मैं अलग से जो नोट्स लिखवाऊंगा वो अलग से लिखना। मतलब जहां आपका रेगुलर चैप्टर चलता है वहां चैप्टर चलने दो, सब कुछ करने दो, एक अलग से मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, उसको अलग से लिखना है, समझ गए? ये अभी रेगुलर है, ठीक है? नहीं तो सब रेगुलर और सब मिक्स कर दोगे तुम, ठीक है? तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे होता है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बेसिक बेसिक है। सबसे पहले क्या निकालते हो आप? इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते हो। क्या निकालते हो? इनकम फ्रॉम सैलरी, जो आपने सैलरी चैप्टर में सीखा है। हाँ, क्या क्या हुआ? क्या लिख के आया? अरे यार, कुछ लिख के आया था। पगला गया क्या अकेले में? तो यहां से भी चला गया ये तो, यहाँ पे आ गया। मत बोलना कि कुछ नाटक होगा, मैं बहुत मूड से पढ़ाने बैठा हूँ। हो रही चेंज करना कुछ। कंटिन्यू करें, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या निकालते हो? इनकम फ्रॉम सैलरी। आप यहां देख सकते हो, आपको यहां बताया गया है इनकम फ्रॉम सैलरी में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 कौन से डिडक्शन मिलते हैं याद करो? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। अच्छा, अमेंडमेंट आया था, अगर 115 बीएससी ऑप्ट किया है तो 75,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस का मिलता है और प्रोफेशनल टैक्स पेड का मिलता है। क्या बात समझ में आ गई? तो इससे क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर क्या निकालते हो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर क्या निकालते हो? इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। ठीक है, उसके अलग डिडक्शंस मिलते हैं, इसके अलग डिडक्शंस मिलते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये सब कर लिया। उसके बाद अगर किसी और की इनकम आपके हाथ में क्लब होती है तो उसको ऐड कर दो, माइनर चाइल्ड की किसी की इनकम अगर क्लब होती है तो उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। कुछ अगर लॉस वगैरह सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो वो कर दो। और फाइनल इनकम निकाल लो, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकाल लो? ग्रॉस टोटल इनकम। यहां देखा, पहले क्या निकलेगा? सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीपीपी, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेस। अगर कुछ क्लबिंग हुई है तो ऐड, अगर कुछ क्लबिंग हुई है तो ऐड, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर दिया और क्या आ गया? ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद मिलते हैं डिडक्शंस। क्या मिलते हैं? डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A मतलब इसके अंदर आता है सेक्शन 80C टू 80U आते हैं। कितने सेक्शन आते हैं? 80C से 80U। बहुत सारे सेक्शन होते हैं, और ना हम डिडक्शंस पूरे पढ़ेंगे, पर क्या है ना, सारे याद नहीं कर सकते आप एग्जाम के लिए, तो जितने रिलेवेंट है उसको अपन ज्यादा ध्यान देंगे। तो रिलेवेंट वाले सेक्शंस को मैं आपको एक बार यहाँ पे लिखवा भी दूंगा, ठीक है क्या? तो आपने क्या कर दिया? डिडक्शन कर दिया, फिर उस पर क्या निकाल लोगे? टैक्स निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? ये एनटीआई आ गई, नेट टोटल इनकम, ठीक है, जिसको राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट 10 रुपीज में। किसमें राउंड ऑफ किया जाता है? नियरेस्ट 10 रुपीज में। मतलब 528 है तो 530 कर लेंगे, 522 है तो 520 कर लेंगे, मतलब नियरेस्ट 10 में क्या कर दोगे? राउंड ऑफ। क्या बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद टैक्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टैक्स। टैक्स पे क्या लगता है? सरचार्ज, और सरचार्ज में क्या मिल जाता है? रीबेट। क्या मिल जाता है? सरचार्ज, और सरचार्ज में क्या मिल जाता है? रीबेट। सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होता है, रीबेट कैसे कैलकुलेट होता है, मैं सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू चीजों में लेके जाऊंगा। हाँ या ना बोलो। चलिए, मैंने आपको इस चैप्टर में कुछ कुछ पढ़ा दिया था। अच्छा, उसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है,
आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? नेट टैक्स लायबिलिटी। फिर उसमें टीडीएस और बैलेंस, ये सारी चीजें इसका आप मतलब कर लोगे, हाँ या ना बोलो, बेसिक है। आपकी इनकम ऐसे निकलती है। अब हमने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हमने ये सारी चीजें सीखी थी, ये लिमिट पढ़ ली थी। क्या पढ़ी थी? 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 में 5%, 5 से 10 पे 20%, 10 से ऊपर 30%। अगर 60 पर प्लस हो तो 3 लाख तक नील, 3 से 5 में 5%, 5 से 10 पे 20%, 10 से ऊपर 30%। मैंने आपको निकालना सिखाया था बीच में एक दिन क्लास लगा के, याद है कि नहीं बोलो। फिर क्या आता है? होली के एक दिन पहले, यस यस यस, 80 ईयर्स अगर आपकी एज है, 80 ईयर्स अगर आपकी एज है 80 साल के हो तो 5 लाख तक नील, 5 से 10 में 20%, 10 से ऊपर 30%। ठीक है, स्लैब रेट कैसे कैलकुलेट होगा आप सीख चुके हो, बोलो हाँ या नहीं। अगर आप फर्म या लोकल अथॉरिटी हो, क्या हो? फर्म या लोकल अथॉरिटी, सीधे सीधे टैक्स कितना लग जाता है? 30%। कितना लग जाता है? 30%। फर्म और लोकल अथॉरिटी पर टैक्स कितना लग जाता है? 30%। ये हम पढ़ चुके हैं पूरा, हाँ या ना बोलो। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, क्या हो? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार मारो, अपन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे तब उस पर आएंगे, अभी मैं इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूं, ठीक है क्या? हाँ या नहीं? अब यहाँ पे सरचार्ज में डब्बा बनाओ, सरचार्ज में डब्बा बनाओ। सरचार्ज में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, पर सरचार्ज के क्वेश्चंस आपको उतने ज्यादा नहीं आते, तो थ्योरेटिकली लिमिट और एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, पर बहुत ज्यादा सरचार्ज के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं मेन मेन चीजें आपको करा रहा हूं, तो अभी सरचार्ज को अपन स्किप कर रहे हैं, ठीक है क्या? सरचार्ज मार्जिनल रिसीव सीधा सीधा। यहाँ आ जाओ 115 बीएससी में, किसमें आ जाओ? 115 बीएससी में। मॉड्यूल लेके बैठे हो? 115 बीएससी क्या लिमिट थी बताओ? 3 लाख तक नील, 3 से 6 में 5, 6 से 5 9 में 10, 3 3 बढ़ता जाएगा, 5 5 बढ़ता जाएगा, हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? अच्छा, इस पे भी सरचार्ज के रेट है। सरचार्ज मैंने ना वहां पढ़ाया ना यहाँ, दोनों जगह आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर है क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा स्टार बनाओ। अभी हम इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करेंगे आज, बस किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल और एचयूएफ की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अच्छा बस इतना समझ लो, स्पेशल रिजाइम जो होती है इंडिविजुअल एचयूएफ की, उसका सेक्शन नंबर क्या है? 115 बीएसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्पेशल रिजाइम का क्या है? 115 बीएडी। अरे यार, इंडिविजुअल कितना? 115 बीएसी, कोऑपरेटिव 115 बीएडी। क्लियर है क्या? और उसका मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्पेशल रिजाइम है वो 115 बीएई। हाँ या नहीं? तुमको बीएससी ही याद रखना, वही रिलेवेंट है आपके लिए। रिबेट मिलता है 87A में, ये भी मैं समझाऊंगा आपको अभी क्वेश्चंस के साथ साथ, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं सीधे आपको क्वेश्चंस में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कौन सा क्वेश्चन करोगे? सीधे आओ। अच्छा, ये पूरे 80 वाले सेक्शन है, 80C से 80U दिख रहे हैं, 80C से 80U। ये सारे सेक्शंस पढ़ाने से पहले, ये सारे सेक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले सिर्फ सेक्शन 80C पढ़ाना चाहता हूं। आप खोलें डिडक्शंस, और डिडक्शंस में खोलें सेक्शन 80C। ये समरी ऑफ डिडक्शंस खोलने काम करें, 360 जहां समरी लिखी हुई है बस वो खोल लें। खोला क्या आपने? अब क्या होता है समझना ध्यान से। आपने जीटीआई निकाल लिया, हाँ ना बोलो, आपकी इनकम आ गई। अब सरकार ना आपसे कुछ कुछ काम करवाना चाहती है, सरकार चाहती है आप कुछ कुछ चीजें करें, तो उनको करने का मतलब आपसे कुछ करवाने का सबसे अच्छा बेनिफिट उनको क्या लगा कि इंसान को ना टैक्स में छूट दे दो। टैक्स में छूट पाने के लिए आदमी कुछ भी करेगा। तो सेक्शन 80C वो सेक्शन है जहां सरकार ने आपका भला चाहा। सरकार ने बोला ये काम अगर आप अपने भले के लिए करोगे तो हम आपको टैक्स में छूट देंगे। मतलब जितना खर्चा आप इन चीजों में करोगे उतना खर्चा हम क्या करेंगे? आपके ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर दें। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, हमेशा से हम गरीब रहे, मिडिल क्लास रहे, बहुत ज्यादा पैसा लोगों के पास नहीं रहा है, तो कभी भी हमारे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की इंपॉर्टेंस नहीं रही। किसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही? लाइफ इंश्योरेंस। जबकि मेरे हिसाब से क्या, नॉर्मली भी हर इंसान को जिंदगी में कभी भी कमाना शुरू करो, सबसे पहला काम क्या कराओगे? अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना लाइफ इंश्योरेंस। पेरेंट्स ने वैसे करा के रखा होगा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारी फैमिलीज में नहीं होता है, कल्चर नहीं है, तो समझाओ। नहीं समझा सकते, जब कमाना शुरू करो सबसे पहला काम क्या करो? हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, अपना और अपने पेरेंट्स का। ये करा लिया, आप गरीब नहीं होगे।
आज की डेट में मैक्सिमम फैमिलीज क्या होती है, कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले फट्टे से बैंक अकाउंट खाली होता है, क्या बात समझ में आ रही है? और हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा बड़ा लेना चाहिए। लोग 5 लाख 2 लाख 10 लाख कर लेते नहीं, हमेशा थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा करो। कितना लगता है? 25-30 हजार रुपए साल का लगता है। साल का 30 हजार रुपए मतलब 2 हजार रुपए महीना भी नहीं, इतना अपन होटल में खा लेते हैं, लेकिन एक बार इंश्योरेंस प्रीमियम देने में हमारी जान जाती है। तो यहां सरकार ने बोला है अगर आप ये सारे काम करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया, देख रहे हो क्या, एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी लिया है, ठीक है, आपने इंप्लॉइज का पीएफ भरा है, ठीक है, क्या पीपीएफ में पैसा डाला है, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, स्कीम प्रोविडेंट फंड और ना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपर एनुएशन फंड, यानी ये वाले सब में आपने पैसा डाला है। पार्ट यूलिप यूटीआई आपने इंश्योरेंस प्लान लिया है, ठीक है, आपने अगर कोई नोटिफाइड सरकारी सिक्योरिटी ली है, ठीक है, अगर आपने अपने बच्चों की फीस भरी है तो उसकी ट्यूशन फीस पेड बाय एन इंडिविजुअल टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए। जैसे सीएस की फीस भरोगे उसका नहीं मिलेगा, फुल टाइम किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में, आप अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो आप फीस भर रहे हो, है ना, जो आप बीकॉम की फीस भर रहे हो, उसकी ट्यूशन फीस का डिडक्शन आपके घर में इनकम को मिल जाएगा। सर्टेन पेमेंट्स ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड स्कीम से अलग अलग, उसमें इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स हैं उस पे, टर्म डिपॉजिट एफडी फॉर नॉट लेस देन 5 years विद अ शेड्यूल बैंक ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में अगर कोई एफडी करी है तो उसमें, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट 80 सीसीडी, ये सब क्या है, अलग अलग आपके क्या है, सीनियर सिटीजन स्कीम में। इन सब स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हो, इन सब स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हो तो जितना आपने पैसा लगाया, जितना आपने पैसा लगाया है उतने का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ या ना बोलो। लेकिन कंडीशन क्या है, मैक्सिमम 1.5 लाख। कंडीशन क्या है, मैक्सिमम 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख से ज्यादा का आपको डिडक्शन 80C में नहीं मिल सकता। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? पक्का। अब जो एक्स्ट्रा जगह नोट्स लिख रहे थे ना, है ना, वहां पे कहीं पे हेडिंग बना लो या कुछ लिख लो, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ डिडक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ डिडक्शन। इसमें सबसे पहले क्या जाएगा, 80C, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ डिडक्शंस, जहां पे जाएगा सबसे पहला सेक्शन कौन सा जाएगा, 80C, ठीक है, सर्टेन पेमेंट्स अप टू मैक्सिमम 1.5 लाख, सर्टेन पेमेंट्स अप टू मैक्सिमम 1.5 लाख। अब कौन सी पेमेंट्स है, सुनो, मैं अभी कितना भी याद करा दूं याद नहीं रहेगा। जो जो क्वेश्चन में आती जाएगी ना वो अपन भरते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन में आती जाएगी वो अपन भरते जाएंगे। पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, तुमको समझ में आएगा मैं क्या कराने की तुमसे कोशिश कर रहा हूं। देखो, इलस्ट्रेशन 1 खोलो सब लोग, अपने ये वाले का चैप्टर 11 का इलस्ट्रेशन 1 खोलो और नोटबुक खोलो, फटाक से आ जाओ, मेन वाले में आ जाओ जहां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। क्या मैंने मेन और एक्स्ट्रा नोट्स आपको बता रखे, ऑलमोस्ट एक जगह मेन नोट्स लिखने, एक जगह एक्स्ट्रा नोट्स लिखने, अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लेना, ठीक है। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, स्टार्ट करें बच्चों, बैठे चलो। देखो, ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, ये तो छोटा, ऐसे बड़े आते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, अ टैक्स कंसल्टेंट बेस्ड ऑन मुंबई, इज 18 लाख। उनकी इनकम कितनी है, 18 लाख। उनकी इनकम कितनी है, 18 लाख। अच्छा, जिसमें से पीजीबीपी की इनकम है 17 लाख, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज 17 लाख, इंटरेस्ट ऑन एफडी इज 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन एफडी इज 1 लाख। उनने कितना कमाया, कहां जाएगा, एफडी से जो इंटरेस्ट कमाए कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अरे यार वो तो डिडक्शन है ना, अभी तो हम इनकम निकालेंगे, पहले क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पीजीबीपी में कितना आया है, 17 लाख, और 1 लाख कहां पे आया है, एफडी में आपने किया, सॉरी एफडी से इंटरेस्ट कमाया, एफडी से इंटरेस्ट कमाया, तो 18 लाख हो जाएगा। ही पेस 3 लाख एज हाउस रेंट, 3 लाख रुपए उन्होंने क्या भरा है, घर का हाउस रेंट भरा है। 50,000 रुपए उनने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। क्या उनकी टोटल इनकम हमको निकालनी है। अच्छा, 80C में खर्चों का मिलता है, इंटरेस्ट तो आपकी कमाई है, इंटरेस्ट तो आपकी कमाई है। अच्छा, ये क्वेश्चंस खुद से बनेंगे नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। क्या जब एक बार कर लोगे तो दूसरी बार में बनेंगे, तो पहली बार ना बने तो घबराना नहीं तुम लोग। आओ पहले देखो, पीजीबीपी की इनकम कितनी है, 17 लाख, हाँ या ना बोलो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी अदर सोर्सेज की इनकम कितनी है, 1 लाख। जीटीआई कितना हो गया,
18 लाख। जीटीआई कितना हो गया? 18 लाख। अब दो प्रकार के डिडक्शन मिलेंगे। 80C में क्या मिलेगा? पीपीएफ। कितना डाला? 50,000। कितना डाला? 50,000। तो 80C का डिडक्शन कितना आ गया? पीपीएफ 50,000। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। प्लस उसने क्या किया है? रेंट पे किया है। क्या पे किया है? रेंट। कितना रेंट पे किया है? 3 लाख। कितना रेंट पे किया है? 3 लाख। सुन रहे हो? डिडक्शंस में जाओ, 80GG, नीचे आओ, पेज नंबर 363। मिला क्या? इसमें डिडक्शन, जीटीआई में डिडक्शन कौन सा मिलता है? अगर आपने रेंट पे किया है तो उसका डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है? नोट्स में लिखो, नोट्स में लिखो 80GG डिडक्शंस ऑन रेंट पेड। डिडक्शंस ऑन रेंट पेड। पॉइंट नंबर 1, 5,000 पर मंथ। पॉइंट नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम आफ्टर अदर डिडक्शंस। रेंट पेड minus 10% of total income after other deductions, after other deductions, या फिर 25% of total income after other deductions। इन सब में whichever is less, इन तीनों में whichever is less। लिखा आपने? अब ये वाला क्वेश्चन देखो अपन कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट पूरा देखो कैसे रहेगा, जो मैंने आपको सिखाया था। सैलरी है नहीं तो क्या आएगा? इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। निकाल के दे दी तो कितनी हो गई? 17 लाख। हाँ नहीं बोलो? इनकम फ्रॉम, तुम पूरा लिख देना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 1 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम 18 लाख लेस डिडक्शंस। डिडक्शन से पहले क्या मिलेगा? 80C। ब्रैकेट में लिख दिया पीपीएफ। कितना हो गया? 50,000। 80 याद रखने हमको ये सब। 80GG क्या होता है? रेंट पेड। 3 कंडीशन। अच्छा, उसने रेंट कितना पे किया क्वेश्चन में? बताओ पहले मुझे, रेंट कितना पे किया है? 3 लाख। 3 कंडीशन क्या होगी बताओ? पहली कंडीशन 5,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा? 60,000। हाँ या नहीं? दूसरी कंडीशन क्या थी? रेंट पेड कितना था? 3 लाख माइनस 10% ऑफ इनकम। माइनस 10% ऑफ इनकम। 2 मिनट रुको। माइनस 10% ऑफ इनकम आफ्टर डिडक्शंस, यानी 18 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा? 1750। तो 1750 का 10% कितना आएगा? 1,75,000। समझ में आया क्या? माइनस 10% ऑफ 1750 यानी कि 1,75,000। कितना आ जाएगा? 3 लाख माइनस 1,75। पक्का? या फिर 25% ऑफ इनकम, यही था ना? 25% ऑफ इनकम आफ्टर डिडक्शंस। 25% ऑफ इनकम आफ्टर डिडक्शंस। तो 25%, 1750 का 25%। क्या? कितनों को समझ आया? इसमें विच एवर इज लेस कितना हो जाएगा? 60,000। दोनों को माइनस करोगे, आंसर देखोगे।
अपना 437,500 याद है ना, देखो इनकी भी वही सही, 60, 437,500 और 125, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो कितना आ गया आंसर? 16,90,000। कितना आ गया? 16,90,000। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। पक्का? अगर 115, अच्छा क्वेश्चन में बोला है इफ ही आउट्स 115 बीएससी, 115 बीएससी होता तो क्या होता? अरे 115 बीएससी होता तो डिडक्शंस नहीं मिलते, डिडक्शंस नहीं मिलते। देख रहे हो क्या? ये 18 लाख होता, नील हो जाता, और टोटल इनकम कितनी हो जाती? 18 लाख। हाँ या ना बोलो? एक बार लिख के फटाफट सॉल्व कर लो। खुद से कर लोगे? मैं हटा दूं फाइल जब नोट्स, जब तक चार्ज हो जाएगा आईपैड मेरा फटाक से तब तक। आज चलो 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 चलो, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 2 देखें सब लोग। क्या है? देख रहे हो? अरे चलो चलो चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्यूट इज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यानी बिजनेस है। याद है हम पीजीबीपी क्वेश्चन कैसे करते थे? सबसे पहले इनकम, अच्छा और ये पीजीबीपी की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, ठीक है। फिर और क्या दिया है? डेप्रीसिएशन दिया है, जनरल एक्सपेंस दिए हैं, और लाइफ इंश्योरेंस ही पेस 52,000 एस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ओन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 50,000 इशूड, इतना इतना। लोन वॉज ऑब्टेन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को पे करने के लिए उसने लोन लिया था, जो ऊपर लोन है, मतलब सिर्फ पीजीबीपी की इनकम है और कोई इनकम इसकी नहीं है। तो पीजीबीपी की इनकम कैसे निकलेगी? देखो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लोगे, कितना लोगे नेट प्रॉफिट बताओ? 4 लाख। दिख रहा है आपको? नेट प्रॉफिट क्या दोगे? 4 लाख। अब मुझे एक बार खुद से क्वेश्चन में डेबिट साइड देखो, याद है ना क्या? इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड करते थे, अरे इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस क्या करते थे? ऐड, और जो था उसको माइनस करते थे। कॉमन सेंस से बताओ क्या क्या याद आ रहा है? बाकी सब डेप्रीसिएशन ये वाला ऐड होगा, इनकम टैक्स वाला माइनस होगा, आधा नंबर तुमने यहां कमा लिया। और क्या? जनरल एक्सपेंस में नीचे कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है? खुद का हेल्थ इंश्योरेंस भरा है मतलब पर्सनल एक्सपेंस हो गया, बोलो हाँ। तो पूरा जनरल एक्सपेंस नहीं, जितना से 5,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा।
ठीक है, और क्या, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स में टैक्स अलाउ नहीं होता, हाँ बोलो, एडवांस टैक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। याद आ रहा है बेटा? उसको डिसअलाउ करेंगे, हमारे 12 में से 5,000 पर्सनल वाला है, तो 5,000 ऐड करेंगे, बाकी तो अलाउ रहने देंगे। याद आ रहा है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखो, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू आउटसाइडर्स अलाउ होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा, ओनर का नाम क्या है, विनय, ओनर का नाम क्या है, विनय, सुन रहे हो, विनय है, तो विनय का जो सैलरी पे करिए विनय को, खुद की सैलरी थोड़ी अलाउ करोगे, बोलो है नहीं, तो वो सैलरी भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नहीं आया कि आया, याद आ रहा है? ठीक है, तो विनय की सैलरी भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो एक बार पहले मैं तुमको सोल्यूशन दिखा रहा हूं, फिर तुम खुद से करना। देखो दिखा दे रहा हूं सोल्यूशन में, पहले देखो क्या क्या ऐड हुआ। नेट प्रॉफिट कितना लिया, 4 लाख, दिख रहा है आपको? इसमें क्या क्या ऐड हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रीसिएशन ऐड हुआ, एडवांस टैक्स ऐड हुआ, जनरल एक्सपेंस 5,000 ऐड हुआ, और सैलरी टू विनय ऐड हुआ। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कहां दिया है, 8,000। इंटरेस्ट लोन कितना दिया है, 8,000। लोन वॉज ऑब्टेन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स पे करने के लिए लोन लिया था, यानी बिजनेस लोन नहीं है, तो 8,000 भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? माइनस क्या क्या होगा, नीचे जो डेप्रीसिएशन है इनकम टैक्स वाला वो माइनस होगा, हाँ या ना बोलो? और इनकम कौन सी माइनस होगी, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अदर सोर्सेज की इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अदर सोर्सेज की इनकम है, तो ये भी माइनस हो जाएगी। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। पक्का? इससे आप क्या निकाल लोगे, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। क्या निकाल लोगे, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, नीचे नोट्स डालना। आपको नीचे जैसे इनने नोट्स डाले, तुम जितने नोट्स डालोगे उतना अच्छा है। जितनी चीजें ऐड की है ना, हर चीज का एक नीचे नोट डालना चाहिए आपके आंसर में। क्या भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता, क्योंकि वो अगर आउटसाइडर लोन वगैरह लिया होता तो अलाउ हो जाता, पर ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर याद है, डेप्रीसिएशन का लिख दो, सेक्शन 32, डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होगा, ऐड, और एज पर इनकम टैक्स क्या होगा, अलाउ। ठीक है, क्या एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स में टैक्स का खर्चा अलाउड नहीं है, अदर टैक्सेस होते तो अलाउड जाता है, लेकिन इनकम टैक्स ही अलाउ नहीं है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस, इसलिए पर्सनल एक्सपेंस को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस लोन नहीं है, इनकम टैक्स पे करने के लिए लोन किया है, इसलिए उसको, अरे हर चीज का नोट लिखना है, समझ गए कि नहीं? माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है आपकी, अदर सोर्सेस की इनकम है, हाँ या ना बोलो? फटाफट लिख के एक बार विद प्रेजेंटेशन पीजीबीपी की इनकम निकालो, फटाफट करो। अच्छा, पीजीबीपी की इनकम के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और टोटल करके जीटीआई, टोटल करके जीटीआई। विद प्रेजेंटेशन करो फटाक से, बनेगा? करो करो।
क्या बोल रही पब्लिक? ग्रॉस टोटल इनकम निकालो। निकला? डिडक्शंस मत करना, पहले से ग्रॉस टोटल इनकम निकालना, फिर आगे बात करेंगे। बोल ही नहीं रहा था मैं तो इसमें। हाँ, 80C के अंदर क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, कितना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसने? 5200, और सम इंश्योरेंस कितना है? 50,000। तो मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए? 10%, यानी कितना होगा 80C में? 5000। नहीं आएगा समझ में? तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5000। दूसरा लिखो 80D, एक बार ये वाला सेक्शन खोलो अपने इसमें नोट्स में, 80D, नोट्स में मतलब मॉड्यूल में, और कौन से नोट्स हैं? डी। अगर आपने कोई भी क्या पे किया है? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसा पे किया है, ठीक है क्या? 80D में क्या? अमाउंट पेड बाय एन इंडिविजुअल HUF टू LIC और इन विद इफेक्ट ऑफ कीप द इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो उसने खुद के लिए पे किया तो वो स्पेसिफाइड पर्सन में आता है, ठीक है? तो 80D क्या बोलता है? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। क्या बोलता है? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। क्लियर है क्या? अच्छा, 115 BAC में ये नहीं मिलता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 80C के लिए जगह छोड़ने के बाद 80D, हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ छोड़ दो पेज, फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। 80D क्या हो जाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। ऐसे डिडक्शंस पढ़ने का पता क्या फायदा है? क्वेश्चंस के थ्रू करोगे तो याद रहेगा, और दूसरा जितने इंपॉर्टेंट है वो बार बार आएंगे, तो आपको पता चलेगा ना यार ये बार बार जो आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है।
लिस्ट पढ़ते समय अपन एकदम कथा जैसे पढ़ते चले जाते हैं, समझ गए? तो इसमें क्या माइनस हो जाएगा बताओ? एक माइनस हो जाएगा आपका 5080 सी का, और एक माइनस हो जाएगा 5080 डी का, क्योंकि उसने हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा भरा था। हमने जो वो डिसअलाउ किया था ना जनरल एक्सपेंसेस में, क्या था? 5000 फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, 5000 फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, माइनस हो जाएगा कितना? 10,000 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4,52,000। समझे हो कि नहीं? बोलो भाई। अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस कराओगे, मरोगे तो पैसा मिलेगा, क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। हॉस्पिटल में एडमिट होगे तो इलाज का पैसा मिलेगा, तो वो क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कहां जाता है? उसका प्रीमियम 80 सी में, और हेल्थ जो पैसा कहां जाता है? 80 डी में। समझ गए? अरे बोलो बेटा। मैं डिडक्शंस की लिस्ट फिर से एक बार पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको कराता जा रहा हूं। अच्छा, 115 बीएससी ऑप्ट किया होता तो क्या होता? डिडक्शंस नहीं मिलते, बाकी सब सेम रहता क्या? देखो पूरा क्वेश्चन इन्होंने एकदम सेम किया है, ठीक है। इनकम फ्रॉम जीटीआई कितना आया था तुम्हारा? 462। यहां भी कितना आया है? 462। दिख रहा है क्या? यहां भी कितना आया है? 462। और बस डिडक्शंस क्या हो गए हैं? नील। तो ये कितना हो गया? 462। क्लियर है क्या? ये आपने 115 बीएससी वाला क्वेश्चन देखा, हाँ या ना बोलो? अरे बोलो बेटा। चलो हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था तुम्हारा? 3, वो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, उसको 2 मिनट स्किप कर रहे हैं। पहले एक और थोड़ा सादा वाला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, सादा तो ये भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लंबा है, तो उसको अपन बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 जितना बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बता दूं। देखा? आई मजा देख के? आ, अभी दिखाऊंगा तो समझ में आएगी, रुक जाओ। हाँ हाँ, नहीं लगेगा, जो भी खोल के देखेगा उसको भी सदमा लगेगा, इसलिए मत खोल के देखो, जब मैं कराऊंगा तब देखो। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स एजेड 62 साल के हैं, चचा है अपने, ठीक है। तो कितने साल के हैं? 62 साल के हैं चचा, तो इनका क्या होगा? सीनियर सिटीजन वाला टैक्स रेट लगेगा, ठीक है ना? पहले ही देख लिया करना, ठीक है। कितना कितना कितना? 5 लाख पे नहीं ले? देखो 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 देखो। यस, ठीक 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 ठीक। यहां देखो यहां देखो यहां देखो। अब अपन को ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है, देख रहे हो? डेबिट साइड देखो क्या क्या जाएगा, क्या क्या माइनस होगा डेबिट साइड से। देखो, सैलरी, जनरल एक्सपेंस, बैड डेट्स, रिजर्व्स। रिजर्व्स कोई भी अलाउ नहीं होते, ठीक है। इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट, ये असेट खरीदा है। अरे असेट पे तो डेप्रीसिएशन अलाउ होता है ना, असेट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, इस पे डेप्रीसिएशन मिल जाएगा, पर ये तो ऐड होगा। अभी देख रहे हैं क्या क्या ऐड होगा, ये ऐड हो जाएगा, राइट? फिर ये सारे डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएंगे, सारे डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएंगे। प्रोविजन भी डिसअलाउ होता है, प्रोविजन भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सारे प्रोविजंस भी डिसअलाउ होते हैं। ये फिर से टैक्सेशन रिजर्व, ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। लॉस बाय फायर ऑन बिल्डिंग, ये ऐड नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये अलाउ रहता है, अपन ने पढ़ा था ये कहीं पे। लॉस बाय फायर बिजनेस का मेरे को नहीं लगता है। चलो देखते हैं इसको, ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्रेडिट में क्या है बताओ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बस ये माइनस होगा। बाकी इंपोर्ट लाइसेंस ये सब पीजीबीपी की इनकम आती है, सेक्शन 28 में हमने पढ़ा था। आया कि नहीं आया? नीचे देखो, बैंक लोन इज यूज फॉर बिजनेस पर्पस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्लांट बिल्डिंग फर्नीचर 20 12 74, ठीक है। अच्छा, लेकिन पेटेंट के लिए नहीं लगा है, तो पेटेंट पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 30/6/21 के पहले है, तो बताओ मोर देन 180 डेज की लेस देन 180 डेज? तो पूरा 25% क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन। समझ गए? अच्छा, सैलरी इंक्लूड्स पेमेंट टू रिलेटिव,
5,000 अनरीजनेबल था, तो सैलरी में से अनरीजनेबल अमाउंट ऐड हो जाएगा, यानी 5,000 रुपए ऐड हो जाएगा। हो मेरे साथ? आउट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी 2,000 इज पेड ऑन 4/7, 6,000 इज पेड ऑन 3/10, द बैलेंस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम इज 31/7। क्या बोला है? जीएसटी लाइबिलिटी 2,000 पे है 4/7 को, 6,000 पे की है 3/2 को, यानी 6 और 2 कितना हो गया? 8। 6 और 2 कितना हो गया? 8। जीएसटी लाइबिलिटी अलाउ होती है, पर कब? जब एक्चुअली पेड हो। अरे जब क्या हो? एक्चुअली पेड हो। 43B, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले सारी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जानी चाहिए? पे हो जानी चाहिए, तभी अलाउ होती है। तो 12 में से कितना पे किया है? 12 में से कितना पे किया है? 8। अरे 2 और 6 ना, कितना पे किया है? 8। तो कितना डिसला होगा? 4। नहीं आया, कितना डिसला होगा? 4। याद आया? सेक्शन 43B एक्चुअल पेमेंट वाला नहीं याद आ रहा है? तुरंत मॉड्यूल खोलो और देख के याद करो। जितनी बार ये वाले क्वेश्चन करते समय जितनी बार मॉड्यूल पलटा पलटा के देखोगे ना, पूरा टैक्स पढ़ने का तरीका यही है, घुमा घुमा के पढ़ो किताब। जब भी कोई पॉइंट आए, याद भी आ गया तो भी तुरंत खोल के देखो और हल्का सा निशान बना दो कि इसको फिर से पढ़ा था। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा और ऐसे ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है? बार बार पूरा चैप्टर हम नहीं पढ़ सकते, जब जब जिसका रेफरेंस आ रहा है वहां वहां वो खोल के एक बार नजर मारो, तुम्हारी आंखों को याद होना चाहिए उससे। हाँ या ना बोलो? ये ऐड कर दोगे? फिर क्या है? इनकम फ्रॉम एक्स फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये अदर सोर्सेस की इनकम हो जाएगी 24,000। अच्छा, ये डिडक्शंस की बात हो गई। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 16,000 फॉर हिमसेल्फ एंड 16,000 फॉर हिज मदर, यानी कौन सा हो जाएगा? 80D और 80DD। एक और पढ़ाऊंगा भी, डिडक्शंस पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। एक्स पेड हाउसिंग लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 40, ये दोनों डिडक्शंस में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम एक्स लायबिलिटी मिस्टर एक्स 24%, अज्यूमिंग एसटीडी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एसटीसीजी। आपको एक बार पीजीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा पूरा बनेगा क्या आपको? पीजीबीपी कैपिटल गेन है वो भी ऐड हो जाएगा, अदर सोर्स भी ऐड हो जाएगा, जीटीआई आ जाएगी। जीटीआई तक आप लोग निकालो, जहां आपको जरूरत पड़े आप नीचे देख सकते हो। पहले कोशिश करना कि बिना सोल्यूशन देके करो, क्योंकि मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी है। हाँ या ना बोलो? ये करो, उसके बाद नोट्स में कुछ लिखवाऊंगा, क्या लिखवाऊंगा बताऊंगा। करो, डिडक्शंस तो लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, कुछ और भी। कर रहे हो? लगे हैं, वो ऐड होंगे और नीचे पेटेंट स्कूल परचेज वाला भी ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसी प्रैक्टिस करनी है अपन को टैक्स की, लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर करके।
पेमेंट टू रिलेटिव है जिसमें से 5,000 क्या है अनरीजनेबल है, तो खुद से सोचो अनरीजनेबल है यानी कि पर्सनल एक्सपेंस आपने डाल दी जबरदस्ती बढ़ा के, तो ऐड हो जाएगा क्या, रिजर्व सारे ऐड हो जाएंगे। उसमें से सिर्फ वो वाला आउट होगा ना, मतलब पेड वाला माइनस होगा, अनपेड वाला ऐड होगा ना, सिर्फ 12 में से 4,000, 8,000 पे कर दिया है। हम्म क्यों ऐड होगा मैं, कहाँ पे लिखा हुआ है, अदर सोर्स तो पीजीपी के बाद अलग से लिखेंगे ना, पूरा पीजीबीपी की इनकम निकाल लो, फिर आखिरी अभी अपन पीजीबीपी के हेड की इनकम निकाल रहे हैं, फिर अलग से निकालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैं करके दूं क्या, स्कैनर लाए हो, दो ना मेरे को 1 मिनट, कौन चार्ज पे तो लगा दे भाई फोन को, फोन कहाँ है, चार्जर तो ले, और जब से आया हूँ चार्जर हाथ में लेके घूम रहा हूँ, मैं देखा हाथ क्यों भरे भरे हैं, थोड़ा सा जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो गया, अच्छा बंद है, उस दिन घर में कोई बोल रहा था भैया ईवी ले लेते, मैंने कहा मेरे से फोन चार्ज नहीं होता, गाड़ी चार्ज होगी, क्या 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 कर्व नहीं बढ़े भाई, कर्व ना, हाँ ना, लेकिन कर्व मेरे को थोड़ा सा ना अंदर बैठ के ना वो हेडरूम और पीछे दिक्कत लग रही थी थोड़ी, तब मजा नहीं आया था चलाने में, इसलिए नहीं ली। वो अच्छी है, EV6E, इसकी किया की भाई 45 लाख की गाड़ी है वो, कुछ भी ले ले का कुछ भी ले ले। टैक्स को क्यों क्या कर रहे हैं ये भी तो समझो, पेटेंट खरीदा तो ये खर्चा नहीं होता, ये असेट होता है, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिसअलाउ, पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिसअलाउ, इसलिए पूरा पूरा ऐड हो जाएगा। अब ये असेट है, क्या है असेट है, तो इसमें क्या मिलना चाहिए डेप्रीसिएशन, तो इसका 25% क्या मिलेगा डेप्रीसिएशन, तो वो माइनस होगा। क्या बात समझ में आ रही है, याद मत करो चीजों को समझो, जो असेट खरीदा है वो तो पीएल में डेबिट होने ही नहीं चाहिए ना, कार खरीदी पीएल में डेबिट कर देंगे क्या, नहीं, एड बैक करेंगे और फिर उस पर डेप्रीसिएशन देंगे, करा दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ देखो, छोड़ो मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, तुम मेरे को बताते जाना बस, ठीक है। यहां देखो, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, यहां देख लो प्लीज, अब कोई नहीं लिखेगा, मैंने टाइम दिया आपको सफिशिएंट। नेट प्रॉफिट कितना दिया बताओ मुझे, 5,40,000,
14,800, 5,14,800। ओके, अब इसमें से चीजें क्या क्या ऐड होंगी? तो सबसे पहले रिजर्व फॉर लॉसेस, एड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। पहली चीज क्या ऐड होगी? रिजर्व फॉर लॉसेस। कितना है रिजर्व फॉर लॉसेस? 3,000 ऐड हो गया। फिर क्या ऐड होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है? 4,500। ठीक है, फिर क्या है? पेटेंट परचेस्ड। कितना है? अबे पेटेंट परचेज है कितना? बुक में खोल के देखो ना, तुम्हारे पास बुक है, भूलो मत। 16,000। ठीक है, फिर क्या होगा? डेप्रीसिएशन। मैं एक काम कर रहा हूँ, सारे डेप्रीसिएशन एक साथ ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है क्या? कितने हैं बताओ डेप्रीसिएशन? 24 + 14 + 10 कितना हो जाएगा बताओ? 38,000। पक्का? चलो, उसके बाद क्या है? टैक्सेशन रिजर्व। रुक जाओ अभी उस पे। ठीक है, ये हो गया। अब ये अपन ने उनके रीजनों के कारण ऐड बैक किए। अब देखते हैं जो नीचे वाले पॉइंट्स के कारण ऐड बैक हो रहे हैं। नीचे वाले पॉइंट्स में ये ठीक है, डेप्रीसिएशन माइनस होगा। ठीक है, ऐड होने वाला बात क्या है? सैलरी 5,000 ऐड हो जाएगी। तो सैलरी टू रिलेटिव ब्रैकेट में अनरीजनेबल। याद करो हमने पढ़ा था, अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया है तो वो क्या होता है? अलाउड। याद है वाइफ थी, मैंने बताया था प्रिया का एग्जांपल, अगर एज ए सीए पैसा उठा रही है तो अलाउ कर देंगे, लेकिन अगर एज ए अदरवाइज पैसा उठा रही है तो डिसअलाउ कर देंगे। सब पीजीबीपी के क्वेश्चंस है, ये कोई अलग क्वेश्चंस नहीं है, आप सब पीजीबी में कर चुके हो सारी चीजें। हाँ है ना? बोलो कितना ऐड होगा बताओ मुझे? 5,000 सैलरी का ऐड हो गया, चलेगा। उसके बाद क्या था? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में 8,000 पेड है, 8,000 पेड है, तो 12,000 में से 8,000 अलाउ है, तो 4,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अनपेड जीएसटी लाइबिलिटी, अनपेड जीएसटी लाइबिलिटी कितना ऐड हो जाएगा? 8,000। यहां 12 माइनस, सॉरी 4,000 ऐड हो जाएगा। 12 - 8, 12 - 8। समझ आया सबको? अब उसके अलावा क्या है बताओ मुझे? बस लेस क्या होगा? लेस क्या होगा? डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। क्या होगा? डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स। कितना ऐड होगा? लेस कितना होगा? डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स तुमको निकाल के दे दिया है, कितना दिया है बताओ मुझे? 20 + 12 + 7,400 करो, कितना होगा? हाँ पहले इतना तो करो। 39,400। और डेप्रीसिएशन ऑन पेटेंट्स, पेटेंट्स अलग से ले लो, दोनों को एक साथ ही लिखेंगे। पेटेंट्स कितने थे आपको? कितने खरीदा था आपने? 16,000 का 25%, कितना आ जाएगा? 4,000। तो ये भी ऐड हो जाएगा। 39 + 4 कितना हो जाएगा? 43,400। चलेगा क्या? और कुछ है क्या ऐड होने वाली चीजें? माइनस यहां से अलग करेंगे क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। किसको अलग करेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। तो लेस एसटीसीजी। कितना था? नहीं आया कि आया? और कुछ है क्या? हाँ। हाँ, रिटर्न फाइलिंग के पहले। हाँ था ना, रुक जाओ बता रहा हूँ, पहले इतना निकालो आंसर कितना आ रहा है सब कुछ करने के बाद। कितना आ रहा है? अच्छा, लॉस बाय फायर पार्ट ऑफ बिल्डिंग भी आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो भी ऐड होगा। कितना था लॉस बाय फायर? 8,000 और ऐड होगा। हाँ, ये पूरा एक बार से देख के करो। मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर होगा ना। कितना? 6,000 का डिफरेंस आ रहा है, कैलकुलेटर दिखा भाई।
6,000 का फर्क आ रहा है ना। हम्म। इनने 10 लिया है जीएसटी लायबिलिटी, अपन ने कितना लिया है? दो हजार इस पेड ऑन 4/7/24। एक सेकंड, डेट मैंने देखी ही नहीं, क्या है यहाँ पे? 24/25 है ना, तो 4/7/24 एंड 6,000 पेड ऑन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ 31/7/24। असेसमेंट ईयर 24/25 है, तो प्रीवियस ईयर 23/24 होना चाहिए। प्रीवियस ईयर 23/24 में मार्च 24 के बाद पे किया है। मार्च 24 के बाद कितना पे किया है? 4/7 और 6,000। ये 6,000 और डिसअलाउ होगा ना, सिर्फ 2,000 अलाउ होगा, ये 6,000 और डिसअलाउ होगा क्योंकि वो 3/10 को पे किया है। देखो, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले पे होना चाहिए। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग कौन सी है बताओ? क्वेश्चन में दी हुई है तुमको साफ साफ। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या दी हुई है? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग दी 31/7। ये पे किया है 4/7 को और ये पे किया है 3/10 को, तो 10/7 के बाद पे किया है, यानी 6,000 भी अलाउ नहीं होगा। 6,000 भी अलाउ नहीं होगा। सिर्फ एक्चुअली पेड कितना है? 10,000। सिर्फ एक्चुअली पेड कितना है? 2,000। कितना एक्चुअली पेड है? 2,000। तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 डिसअलाउ होना चाहिए था, और हमने कितना डिसअलाउ किया है? 4। हमने कितना डिसअलाउ किया है? 4। ये 10 कर देंगे, 4 को कितना कर देंगे? 10, तो ऐड हो जाएगा। 4 को कितना कर दोगे? 10। अनपेड जीएसटी लायबिलिटी जो डिसअलाउ की है वो कितनी करनी है? 10,000। आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? अब मेरी मेन बात सुनो, पीजीपी के क्वेश्चंस किए हुए? अरे हाँ ना बोलो। क्या अभी याद है ये सारे पॉइंट्स? नहीं, कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ याद नहीं है, और बताने के बाद याद आ रहा है ना, खुद से क्लिक नहीं हो रहे ना। हम एक ओवरऑल टैक्स की पॉइंट्स टू रिमेंबर के नोट्स बनाएंगे, समझ रहे हो? और पॉइंट्स टू रिमेंबर के नोट्स सबके अलग अलग हो सकते हैं। एक छोटी सी डायरी, एक छोटी सी कॉपी, या अपने ही रजिस्टर में एक पैच, जहां पे जो जो बातें तुमको लग रही हैं कि याद रखने वाली हैं, उसको आप क्या करते जाओगे? लिखते जाओगे। क्योंकि जब जब वो आएगी भूलोगे, वापस से डायरी खोलोगे, देखो डायरी में ऑलरेडी लिखी हुई थी। एग्जाम के एक दिन पहले जब पेपर देने जा रहे होगे, सुबह उठा के सिर्फ क्या पढ़ोगे? वो डायरी पढ़ोगे। ये मेगा चीज है जो आपको पास होने में मदद करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? वही बता रहा था मैं आज। जैसे आप अभी अभी आप नोट्स में लिखना शुरू करो। क्या? जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या किया आपने, बताओ जो याद रखने वाली चीजें? सारे प्रोविजंस डिसअलाउ होने, सारे बहुत सारे पॉइंट्स है इसके। एक जीएसटी वाला तो ठीक है, बाकी भी सारे रिजर्व्स डिसअलाउ होने। अभी मैंने करा दिया इसलिए याद आ रहा है, अलग से भूल जाओगे। रिजर्व्स क्या होने हैं? डिसअलाउ होने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना है? डिसअलाउ होना है। दो बार आ गया एक ही बुक में क्वेश्चन में, बोलो है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना है? डिसअलाउ होना है। पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होने हैं? डिसअलाउ होने हैं। ठीक है क्या? डेप्रीसिएशन नहीं लिखो, मुझे लगता है वो याद रहेगा। ठीक है क्या? फिर क्या होगा? और ये पेटेंट एक्वायर वाला अगर लिखना है, जिसको अपनी अपनी चॉइस है, लिखना है लिख लो। क्या बस पॉइंट समझ में आ रही है? जो जो बात में फंस रहे हो ना, उसको एकदम इज्जत से सलीके से लिखते जाओ। तुम्हारे पास एक खुद की अपनी, सबकी अलग अलग होगी। किसी के में कुछ पॉइंट्स होंगे, किसी के में हो सकता है कि तुम डेप्रिशिएशन में गलती ना करो, तुम करो, तो तुमने लिख दिया। तुम्हारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए, और उसको वो चैप्टर वाइज होगी नहीं। अब चैप्टर वाइज कुछ नहीं होगा। ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब तुम पूरी प्रैक्टिस करना चालू करोगे। सैलरी का पॉइंट आ गया, पीजीबीवी का पॉइंट आ गया, कैपिटल गेन का पॉइंट आ गया। चाहो तो चैप्टर वाइज बना लो, मतलब कॉपी ले ली, पीजीबीवी चल रहा है। कोई पॉइंट सैलरी का आया तो सैलरी की जगह पे जाके लिख दिया। कोई पॉइंट कैपिटल गेन का आया तो कैपिटल गेन में जाके लिख दिया। कोई पॉइंट अदर सोर्सेस का आया तो अदर सोर्सेस में जाके लिख दिया। बात समझ में आ रही है? छोटी वाली कॉपी में, कहीं पे भी तुमको, इसी में भी सेक्शन वाइज बना के खुद लिखना सीख गए हो। पॉइंट समझ में आ गया मेरा? तुमको सारी बातें लिखनी है। जितना लिखोगे उतना टैक्स में पास होने के करीब पहुंचोगे। क्या बात समझ में आ रही है? यही प्रैक्टिस तुमको करनी है। और बार बार प्रोविजन पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर, तुम पीजीबीपी 4 बार और पढ़ लो, तुम क्वेश्चन करते समय भूलोगे ही भूलोगे, क्योंकि पॉइंट अप्लाई करते आने चाहिए। हाँ या ना बोलो ना यार। तो जितना हो सके तुम्हें क्या करने हैं, क्वेश्चंस लिख के लगाने हैं। नहीं आया कि आया, अरे बोलो बेटा। चलिए करिए। अच्छा पहले ये तो पीजीबीपी आया, ये भी क्या आया है, पीजीबीपी। इसमें क्या करोगे, कैपिटल गेन था, कैपिटल गेन भी तो था, कितना था, 30,000। क्वेश्चन में था ना साइड, राइट साइड, जो तुमने डिसअलाउ किया, माइनस किया पीजीबी में, क्या था, कैपिटल गेन कितना ऐड करोगे, 30,000। नीचे अदर सोर्स की इनकम दी है, कितनी दी है, 24,000। नीचे अदर सोर्स की इनकम दी है 24,000। इनका सोल्यूशन देखो, पीजीबीपी की इनकम इनने नोट बना के लिख दी और नीचे पूरा नोट बना दिया, कितना आ गया, 537,900। फिर क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन, फिर क्या आ जाएगा, अदर सोर्सेस। ग्रॉस टोटल इनकम 591,900। लिख के करो फटाक से बेटा, समझ आ रहा है। अच्छा इसमें वो लिखना, लॉस बाय बिल्डिंग वाला पॉइंट लिखना है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते जाओ, अगर टाइम है तो 5 मिनट लिख के अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते जाओ कहीं पे। पीजीबीपी के सारे पॉइंट्स, लॉस बाय फायर है बिल्डिंग का, तो वो भी ऐड हुआ है, समझ रहे हो। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाओगे उतना तुमको एग्जाम में मदद मिलेगी। हेलो हेलो, डेप्रिसिएशन माइनस होगा और एसटीसीजी माइनस होगा, हो गया। अदर सोर्सेज भी लिख दिया, कैपिटल गेन भी लिख दिया, जीटीआई आ गई। अब उसमें से डिडक्शंस देखो कौन कौन से हैं क्वेश्चन में। कितना लिया मेडिकल इंश्योरेंस उसने, 16,000 और 16,000। ये कहां जाएगा, सेक्शन 80D में। हमने पढ़ा हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्पेसिफाइड पर्सन, हाँ या नहीं। तो उसमें पेरेंट्स डिपेंडेंट भी आ जाते हैं। 32,000 क्या हो जाएगा, माइनस, ये पीछे नोट्स में लिख देना डिडक्शन वाला पॉइंट, ठीक है क्या। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन भी काय में जाएगा, 80C में। उसने कोई हाउस लोन भी रीपे किया है 45,000 का, कितने का, 45,000 का, तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो 80C की लिस्ट जहां बना रहे थे वहां लिख दो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। क्या लिख दोगे, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। बेटा समझ आ रहा है। ये वाला वीडियो चैप्टर में नाम कौन सा डलवाऊंगा यूट्यूब में, कौन सा चैप्टर है ये, डिडक्शन है कि वेरियस एंटिटीज है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ही है, अलॉन्ग विद डिडक्शंस के पॉइंट्स भी होते जा रहे हैं ना कवर अपने साथ साथ में, ठीक है। $14,009। समझ में आ रहा है टैक्स कैसा करना है। क्वेश्चंस ऐसे करेंगे तो बनेगा क्या, और पूरा टैक्स ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। मेरी अगर एक बात मानोगे ना, आज क्या तारीख है, 5, 20 तारीख तक ज्यादा इंफोसिस टैक्स में कर दो, अपना ज्यादा ज्यादा टाइम टैक्स में दो और टैक्स को निपटा के रख दो। मतलब जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम टाइम किसको दो, टैक्स को दो। मैं सही बता रहा हूं, बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स ना तुम कभी भी रिकवर कर सकते हो। ये अगर पीछे छूट गया ना तो आखिरी में पैनिक आएगा, जबरदस्ती का कंफ्यूजन होगा। इसलिए ज्यादा ज्यादा टाइम क्या दो, टैक्स को दो, तुम्हारा बाकी टाइम। और उसके लिए करना क्या है, जैसे अभी लिख लिख के क्वेश्चन कर रहे हो ना, सारे चैप्टर्स की सिर्फ स्कैनर और मॉड्यूल के क्वेश्चंस, तुम प्रोविजन पढ़ो बाद में, पहले क्वेश्चन उठाओ, करना शुरू करो। जो नहीं याद आ रहा है उसका उठा के प्रोविजन पढ़ो, क्वेश्चन करो, जो नहीं याद आ रहा है उसका प्रोविजन पढ़ो। सॉल्विंग इज द ओनली सोल्यूशन, याद रखना टैक्स में पास होने के लिए। मॉड्यूल पढ़ के कोई पास नहीं हुआ है, क्वेश्चन करके ही पास हुआ है। जितने क्वेश्चन करोगे उतने फायदे में रहोगे। चलो ये आ गया 5,14,900। अभी तो उसमें टैक्स निकालना है, तो टोटल इनकम आई है, क्या आई है, टोटल इनकम। पहले मुझे उसने 115 BSc ऑप्ट नहीं किया, शायद से क्वेश्चन बोला है क्या,
हाँ, नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी, नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। अब नहीं ऑप्ट किया है तो क्या होगा बताओ, नहीं ऑप्ट किया है तो क्या होगा बताओ, टैक्स निकालोगे। अरे क्या है वो, सीनियर सिटीजन है, 3 लाख तक नील, 3 लाख तक नील, 3 लाख से 2 लाख, अरे 5 लाख तक अगला स्लैब है ना, 2 लाख पे 5% और 19,000 पे 20%, 14,900 पे 20%, सॉरी। कितना आया टैक्स, टोटल टैक्स बताना मुझे। 5,14,900 सीनियर सिटीजन था। अब इतनी बातें पेपर में याद रखना कि 62 है, सीनियर सिटीजन है, 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन देना है। $12,980, वेरी गुड। 12,980 आया, 3 लाख पे नील, 2 लाख पे 5% हो जाएगा 10,000, और 14,980 पे 20%। ये आया। जो टैक्स आता है ना, उस पे टैक्स निकलता है, वो उसको कहलाता है एजुकेशन सेस। क्या कहलाता है, एजुकेशन सेस। 4% जुड़ता है टैक्स पे, टैक्स जो 12,980 आया ना, प्लस 4% कर दो। हाँ, 4% सेस होता है, 519 रुपए 2 पैसे होगा, 0.2। तो इसको राउंड ऑफ करोगे कितना हो जाएगा, 13,500 रुपए। कितना हो जाएगा, 13,500 रुपए। समझे कि नहीं समझे। एजुकेशन सेस 4%, नोट में लिखवा दूंगा अभी। एजुकेशन सेस 4% इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स, टोटल टैक्स। 4% एजुकेशन सेस इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल टैक्स। पीछे जो अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर चल रहे हैं वो लिख लो। हाँ, डिडक्शंस में जहां लिख रहे थे वहां लिखो, 80D लिख लो। 80C में हाउसिंग लोन लिखा, 80C की लिस्ट में लिख लिया रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। और 82 में डी में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पहले ही लिख चुके थे अपन, वो लिख ही चुके थे ना अपन, फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। और क्या लिखवाना है अभी, 4% ऑन टैक्स, 4% ऑन टैक्स इज पेड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अबे 4% ऑन टोटल टैक्स, 4% ऑन टोटल टैक्स इज पेड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। समझ गए। तो जो टोटल टैक्स निकला है उसका 4% निकाल के ऐड कर देते हैं अपन, जैसे 519.2 और ये आ गया 13,500 रुपए। समझ गए। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स घर पे लिखोगे, घर पे लिख लोगे क्या, लेकिन लिख लेना जरूर प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। तभी तभी तुमको टैक्स बनेगा। क्या लिखने हैं, सारे पॉइंट जो तुमको लग रहे हैं लिखते जाना साथ साथ में, ठीक है। ओवरऑल टैक्स की हैबिट बना लो। एक अलग अलग चैप्टर के लिए जगह छोड़ देना, जैसे 10 पन्ने छोड़ दिए पीजीबीपी के लिए, 10 पन्ने छोड़ दिए कैपिटल गेन के लिए, और जहां जहां जो जो आते जा रहा है वो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तुम अपनी खुद की एक समरी बुक बना लोगे टैक्स की ऐसे। हाँ या ना बोलो, चलेगा। जो मेहनत करेगा वही पास होगा, ठीक है। ये अपना टैक्सेशन ऑन इंडिविजुअल वाले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। टैक्सेशन ऑन इंडिविजुअल वाले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हो गए। अभी आपको इंडिविजुअल एचयूएफ वाले मुझे कराने हैं। एक बड़ा क्वेश्चन हमने छोड़ा था, मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, हिम्मत करते हैं, करते हैं, आओ। नहीं करे, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, ये वाली रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, हो गई है। बच्चों, एचयूएफ के और इंडिविजुअल के टैक्स रेट सेम होते हैं। आप मॉड्यूल का पेज नंबर बताओ मेरे को। जब तक स्क्रीन आ रही है, पेज नंबर 432 में जो इलस्ट्रेशन है वो एक थ्योरी क्वेश्चन है। उसमें ये बताया गया है कि एचयूएफ, पहले क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्या है, सुन लो। एचयूएफ की इनकम हुई, एचयूएफ की इनकम हुई, भूल गया ना, याद तो करने दो क्या था। हाँ, दो
एचयूएफ के जो मेंबर्स थे उन्होंने मिलके एक अलग बिजनेस खोला। एचयूएफ के जो मेंबर्स थे उन्होंने अलग मिलके क्या करा, बिजनेस खोला। जैसे दो भाइयों ने बिजनेस खोला, वो एचयूएफ के मेंबर थे, लेकिन दोनों भाइयों ने जो बिजनेस खोला वो अपनी टेक्निकल कैपेसिटी में खोला। एक सीए था और एक इंजीनियर था, दोनों ने मिलकर बिजनेस खोला। पैसा किसने लगाया? एचयूएफ ने। पैसा किसने लगाया? एचयूएफ ने। उनकी अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो अलग से फाइल करी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि ये इनकम की होनी चाहिए, एचयूएफ की होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल किसकी लगी है? एचयूएफ की। और काम कौन कर रहे हैं? एचयूएफ के मेंबर। ऐसा ही तो होता है, बोलो हाँ या नहीं? तो ये बात कोर्ट पे गई थी। पहला सिमिलर जजमेंट एक कोर्ट में आ चुका है पहले से कि अगर एचयूएफ के मेंबर्स अपने इंडिविजुअल टैलेंट के कारण कोई बिजनेस खोलते हैं, जैसे एक सीए था और एक इंजीनियर था, अगर दोनों अपने टैलेंट के कारण कोई बिजनेस खोलते हैं और एचयूएफ मियर इन्वेस्टर है, तो वो उनकी एचयूएफ की इनकम में नहीं जाके किसकी इनकम में जाएगा? इंडिविजुअल इनकम में जाएगा। अगर इंडिविजुअल कोई टैलेंट नहीं है, पैसा पूरा एचयूएफ ने लगाया और वो एज ए मेंबर काम कर रहे हैं, तो कहां पे जाएगा? एचयूएफ की इनकम में जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यही बात बताई हुई है, वो वाला केस स्टडी आप एक बार रीड कर लो। जब तक आपके सामने स्क्रीन आ रही है तब तक आप एक वो केस स्टडी पढ़ सकते हैं। हो गया? वही लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कौन सा क्वेश्चन है। सिक्स स्क्रीन पे नहीं आएगा, मॉड्यूल में आप खोल सकते हैं सब लोग 433। ठीक है क्या? मॉड्यूल में आप खोल सकते हैं 433। मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। क्या करना है जब मैं बता दूंगा क्वेश्चन आएगा, तो पहले सुनो। राम 59 ईयर्स का बंदा है, दो भाई हैं, रमेश 57 और सुरेश 50। तो तीन हो गए ना? अच्छा नहीं, राम और उसके दो भाई, मतलब तीन भाई, सीधे बोल देते तीन भाई। ठीक है। इंगेज इन फैमिली बिजनेस ऑफ कल्टीवेशन व्हीट, गेहूं की खेती करते हैं। ठीक है क्या? लॉसेस, लास्ट ईयर उनको 12,000 का लॉस हुआ था, इस बार उनको 2,20,000 की इनकम हुई है। यानी पिछले साल का एग्रीकल्चर इनकम का लॉस था 20,000 रुपए, और इस साल एग्रीकल्चर इनकम में इनकम हुई है, सॉरी 12,000 का लॉस था और 2,20,000 की इनकम हुई है। उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू है 280, मार्केट रेंट सिमिलर है 285। यानी ये क्या हो गया? फेयर रेंट। अरे याद है, म्युनिसिपल रेंट वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। याद आया? म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 280। मार्केट वैल्यू कितनी है? 285, विच एवर इज हायर। और कितना आ जाएगा? विच एवर इज हायर 285, और स्टैंडर्ड रेंट है 380, 350, विच एवर इज लेस। यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ गई? 285। याद आ गया? ये आ गया जीएवी। इसमें से 48,000 म्युनिसिपल टैक्स पे किए, जिसमें से 20,000 पिछले साल के थे। भले पिछले साल के हो, जिस साल पे होते हैं उस साल अलाय होते हैं। याद है क्या? तो पूरा 48,000 माइनस करने मिल जाएगा। आया कि नहीं आया? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल
ओरिजिनल लोन कंस्ट्रक्शन हाउस लिया था उसका इंटरेस्ट पे किया है, ये 80C में डिडक्शन मिलेगा। ये अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24 में, हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन पे डिडक्शन में, हाउस लोन पे डिडक्शन मिलता है ना, सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो याद आ रहा है। और रेंटल इनकम उनकी कितनी है, 310। रेंटल इनकम 310 है, मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक बार सोल्यूशन देखो, जीएवी इनने निकाल लिए 310, दिख रहा है क्या? स्टैंडर्ड म्युनिसिपल टैक्सेस एनएवी आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, दिख रहा है क्या? पीजीबीपी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम थी, एग्जेम्प्ट होती है, क्लियर है क्या? अदर सोर्सेज में क्वेश्चन में दिया है डिविडेंड इनकम दी हुई है किसी क्वेश्चन में, मिला है ना नीचे, डिविडेंड इनकम 12,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,10,000 नेट, 8,10,000 नेट। तो इसको ग्रॉस करते हैं, याद है क्या? इसको क्या करते हैं, ग्रॉस करते हैं। कितना ग्रॉस करेंगे, 8,10,000 डिवाइडेड बाय 90%। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 8,10,000 नेट है, 10% टीडीएस कटा होगा, याद है क्या? मैंने आपको अदर सोर्सेस में किया था, 8,10,000 डिवाइडेड बाय 90%। समझ गए? ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, आ जाएगी क्या? अरे बोलो। मुझे मेन ये नहीं सिखाना है, मेन मुझे इसमें ये सिखाना है कि एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स कैसे निकलता है। पहले आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और ये पूरा निकालो, फिर मैं आपको उस पर टैक्स निकालना सिखा रहा हूं 5 मिनट बाद। पहले आप इसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, जल्दी करेंगे। और
चलो हो गया, निकली, आ गया आंसर। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आ गई तुम्हारी, और वो सारा जीटीआई आ गया। कितना? 10 लाख 20 लाख, 10 लाख 20 लाख 40 लाख, है ना? 10,20,400 कितना आ गया? 10,20,400। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ऑन है। चलिए अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं एग्जेम्प्ट है, पर एक्चुअली में ना एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट जरूर है, पर उसमें ना एक पार्शियल तरीके से टैक्स लग जाता है। टैक्स तो नहीं लगता वैसे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। देखो इनकम कितनी आई है? 10,20,400, ये उसकी इनकम है, बोलो हाँ। प्लस इसके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, इसके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है। कितनी एग्रीकल्चर इनकम है जरा बताना मेरे को। ऊपर दी थी ना 2,20,000, जिसमें से 12,000 का पिछले साल का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, तो 220 माइनस 12 कितनी बची? 2,08,000। अब लॉजिक सुनना क्या होता है। टोटल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम 10,20,400। अरे कितनी है? 10,20,400। पहले एग्रीकल्चर इनकम कितनी है बताओ मुझे? 2,08,000। अब की अदर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम जुड़ेगी, अदर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम जुड़ेगी। जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? 10,20,400 प्लस 2,08,000 है 12,28,400। देखो अदर इनकम, इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम कितना है बताओ? 10,20,400, हाँ या नहीं? इसमें क्या ऐड होगी? एग्री इनकम। कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चर इनकम। कितनी थी सेट ऑफ होने के बाद? 2,08,000। कितना हो गया बताओ? 12 लाख। इस पे टैक्स निकाल लो। सर लेकिन एग्रीकल्चर इनकम में तो टैक्स लगता ही नहीं है। पहले निकालो। 12,28,400 में निकालना है तो 2.5 लाख तक नील। अरे 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख कितना होता? वो 1,12,000 तो आ ही जाता था ना, याद है नहीं यार? 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख कितने होते हैं? 2.5 लाख पे 5% कितना आता है बताओ? 12,500। 5 लाख से 10 लाख, यानी 5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख। मेरा बोलने का मतलब ये था, जब भी 10 लाख के ऊपर इनकम जाए, जब भी 10 लाख के ऊपर इनकम जाए, तो 1,12,500 तो लगेगा ही लगेगा, हाँ ना बोलो? नहीं आए कि आया? 10 लाख के ऊपर कितना है? 2,28,400। उस पे इनकम निकाल दो, टैक्स निकाल दो 30%। अब उसमें 1,12,500 जोड़ दो। है? कोई 1 लाख बोल रहा है, कोई 8 1। अच्छा तुम, अच्छा आधा तो 1 तुम बोल रहे थे और 8 1 तुम बोल रहे थे। ओके 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 समझ गया मैं। ठीक है 1,81,020 रुपए। ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? सुनना ध्यान से। एग्रीकल्चर अदर इनकम में क्या जोड़ी? एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी और फिर स्लैब रेट से टैक्स निकाल दिया, हाँ है ना बोलो? और जब भी 10 लाख के ऊपर तो हर बार मत किया करो, 10 लाख पे 1,12,500 आता है, याद होना चाहिए। 10 लाख के ऊपर सीधे जितना है उसमें 30% निकाल दो। अब क्या करोगे? 1,81,000 क्या ये टैक्स है? नहीं। अरे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट करना है आपने, तो एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के टैक्स निकाला है। अब एक काम करो, बेसिक एग्जामेशन कितना है? 2.5। बेसिक एग्जामेशन कितना है? 2.5। उस पे क्या करो? बेसिक एग्जामेशन कितना है? 2.5। उस पे एग्रीकल्चर इनकम जोड़ो। कितना? 2 लाख प्लस कितना था अपना एग्रीकल्चर इनकम? कितनी थी 2.5 लाख में? 2,08,000 कितना हो गया? 4,58,000। 4,58,000 पे टैक्स निकालो। फिर से 4,58,000 में कैसे टैक्स निकालोगे? 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है। कितना है 2.5 लाख के ऊपर बताओ? 458 माइनस 2.5, 2,08,000। उस पे 5%, ये माइनस कर दो।
ये तुम्हारा टैक्स आया, ये तुम्हारा क्या आया, टैक्स 1,70,620। अब इस पे सेस जोड़ेगा ना 4%। लेकिन मुद्दा सुनो क्या है, मुद्दा सुनो क्या है, मुद्दा सुनो क्या है, मुन्नू डियर को स्ट्रेट बैठो सारे लोग। ओए, अगर आपके खाते में एग्रीकल्चर इनकम है तो पहले उसको एग्जेम्प्ट मान के टोटल इनकम निकालो, जैसे आपने निकाली अभी। बोलो हाँ या नहीं, टोटल इनकम आई, उस पे एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी, उस पे एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी, उस पे टैक्स निकाला। बोलो हाँ या नहीं। फिर बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम में अलग से टैक्स निकाला। बोलो हाँ या नहीं। और फिर उसको क्या किया, माइनस किया। फिर उसको क्या किया, माइनस किया। क्यों किया ऐसा, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लिया, पर पहले आपका जब एग्रीकल्चर इनकम जोड़ ली, अरे यार देखो आपकी इनकम कितनी आ रही थी बिना एग्रीकल्चर इनकम के, 10-20-400, मान के चलो वो आ रही होती 980, मान के चलो क्या आ रही होती 980, उस पर एग्रीकल्चर इनकम जुड़ गई तो स्लैब चेंज हो गया। अरे एग्रीकल्चर इनकम ऐड करने का आपको क्या कर गई सरकार, 30% के स्लैब रेट पे ले गई और फिर एग्रीकल्चर इनकम पे माइनस कर दिया। बोलो हाँ नहीं, एग्रीकल्चर इनकम को आपसे स्लैब को उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। नहीं आया कि आया, प्रोसेस क्या है बताओ। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम निकाल ली, फिर उसमें एग्रीकल्चर इनकम जोड़ ली, टोटल इनकम पे टैक्स निकाला, बेसिक एग्जेम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम उस पे टैक्स निकाला, दोनों को माइनस किया, नेट टैक्स आ गया, उस पे अब 4% सेस जोड़ दो, 1,70,620 प्लस 4%, 1,77,440। हाँ या ना बोलो। सेम एक बार 115 बीएससी से किया है, कुछ नहीं, जो आया आपका सब कुछ सेम आया, अब उसमें उनने किया है। इसको एक बार घर से होमवर्क करके आओगे, 115 बीएससी वाला ऑप्शन 2। सुनो ना, हाँ क्या किया, ठीक, चलें आगे बात करें। एक काम करो, इसका अगला क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं। 66 ईयर्स वाला बंदा है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, पीजीबीपी ने, ये अलग क्वेश्चन है, एक बार रीड कर दें क्या। चलो मैं रीड कर रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं, देखो। राम 66 ईयर्स इज द कर्ता ऑफ एचयूएफ विद 2 सन्स, रमेश 39-25, फैमिली की हाउस प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम 310 है, फैमिली बिजनेस का प्रॉफिट है 280, लॉन्ग टर्म कैपिटल है 25, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 11, एसटीटी लगता है, ठीक है क्या, एसटीटी लगता है तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 111A, बताऊंगा अभी, पढ़ा था अपन ने। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी कितना है 12,000, इंटरेस्ट रिसीव कितना है 8,000, राम इन्वेस्टेड में पीपीएफ किया है, ठीक है, और एचयूएफ बिंग करता, फैमिली सैलरी इनकम इतनी इतनी इतनी। एक काम करो, रहने दो, कल ही करा दूंगा, अब तुम लोग थक गए होगे तो झेल नहीं पाओगे इसको। एक काम करना, इसका टोटल इनकम ट्राई करके आना, टैक्स मत निकालना, 4,30,000 रुपए का टोटल इनकम इसका, एक काम करना आप ट्राई करके आना, टैक्स मैं निकालना सिखाऊंगा, ठीक है क्या। होमवर्क क्या है आज का, बताओ होमवर्क क्या है। जितना ये कराया है बस इसके सारे क्वेश्चंस आज रिपीट करोगे जाके, कुछ नया नहीं करोगे, जितने क्वेश्चंस किए हैं एक बार लिख के प्लीज रिपीट कर लेना, हाँ या ना बोलो।